Hello friend, myself Rahul Kumar Sen. Now today we are going to start numerical problem on socket and spigot quarter joint. So problem is here, design and draw a quarter joint to support a load varying from 30 kilonewton in compression to 30 kilonewton in tension. The material used in carbon steel for which the following allowable stresses may be used. The load is applied statically, so tensile stress and compressive stress is 50 megapascals, shear stress is 35 megapascals, crushing stress 90 megapascals and bending stress 70 megapascals, राइट। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है कि हमें एक डिज़ाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, अब किसकी डिज़ाइन हमको ड्रॉ करनी है? सॉकेट एंड स्पिगॉट क्वार्टर जॉइंट की। अब जैसे कि इसके नेम से क्लियर हो रहा है, सॉकेट, स्पिगॉट एंड क्वार्टर। हमारे पास 3 मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास स्पिगॉट एंड है, दूसरा है हमारे पास सॉकेट एंड है और तीसरा है हमारे पास क्वार्टर एंड। जब भी हम अगर दो एंड की बात करें, सॉकेट एंड और स्पिगॉट एंड, दोनों को क्या करते हैं? असेंबल करते हैं। किसके थ्रू असेंबल करते हैं? क्वार्टर के थ्रू। ठीक है, जब क्वार्टर को इंसर्ट करते हैं तो ये पूरी तरह से क्या होता है? जॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इस जॉइंट में जब हम लोड लगाते हैं, कौन सा लोड लगाते हैं? टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड। ठीक है, लोड लगाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? इसमें 3 स्ट्रेसेस डेवलप होती है। ठीक है, 3 स्ट्रेसेस कौन कौन से डेवलप हो सकती है? टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो सकती है, क्रशिंग स्ट्रेस डेवलप हो सकती है और शेयरिंग स्ट्रेस डेवलप हो सकती है। उनके कारण ये डिज़ाइन क्या हो सकती है? फेल हो सकती है। सो अब हमें क्या करना है? हमारे पास जो भी डायमेंशंस गिवन है उसके बेस पर हमको इसकी डिज़ाइन का एनालिसिस करना है। जैसे कि हमारे पास लोड कितना दे रखा है? बी की वैल्यू दे रखी है 30 किलो न्यूटन। 30 किलो न्यूटन अगर किलो न्यूटन में है तो हम इसको न्यूटन में चेंज कर देंगे। 30 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन, राइट। उसके बाद सिग्मा टी को अगर हम बोले टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो कि कितना है? 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब जो कि हमारे पास वैल्यू कितनी दे रखी है? टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस मीन्स 50 मेगापास्कल। अब 50 मेगापास्कल को हम यूँ भी लिख सकते हैं 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिमिलरली हम सिग्मा सी आर मीन्स क्रशिंग स्ट्रेस, जो कि कितना दे रखा है? 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टाउ इक्वल्स टू कितना दे रखा है? टाउ मीन्स होता है हमारा शेयरिंग स्ट्रेस, राइट। अब शेयरिंग स्ट्रेस हमारे पास दे रखा है 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड उसके बाद लास्ट में दे रखा है बेंडिंग स्ट्रेस कितनी दे रखी है? 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इन सारे डायमेंशंस के बेस पर हमको एक डिज़ाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो सिस्टमेटिक डायग्राम है वो यहाँ पर दे रखा है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पर स्मॉलेस्ट डायमीटर है वो है डी, स्मॉल डी, जिसको हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ रॉड। उसके बाद जो D1 है वो है हमारा डायमीटर ऑफ सॉकेट, राइट। D2 है जो हमारा डायमीटर ऑफ स्पिगॉट, और उसके बाद D3 है वो है हमारा डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कॉलर। D4 है डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर। उसके बाद स्मॉल बी दे रखा है वो है विड्थ ऑफ कॉटन। उसके बाद अगर हम बात करें स्मॉल के की, तो स्मॉल के है हमारा, ये डिस्टेंस होती है किसके बीच की? ये इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन स्लॉट टू द एंड ऑफ द रॉड। ठीक है, दो मतलब स्लॉट्स और एंड ऑफ द रॉड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल के से। और एक्स होता है हमारा थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर। तो ये जो सारे डायमेंशंस हैं उसको हमको डिजाइन प्रोसीजर में जो हमने फॉर्मूले स्टडी किए थे उसके बेस पर हमको उसकी डिजाइन का एनालिसिस करना है। ओके, सो डिजाइन प्रोसेस करने के पहले या इसका एनालिसिस करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी अगर हम एंड की बात करें, स्पिगॉट एंड की बात करें या सॉकेट एंड की बात करें या फिर क्वार्टर की बात करें, अब इनमें एक चीज़ तो कॉमन है कि जब भी कोई डिज़ाइन होती है वो 3 स्ट्रेस के कारण फेल हो सकती है। टेंसाइल स्ट्रेस के कारण फेल हो सकती है, क्रशिंग स्ट्रेस के कारण फेल हो सकती है और शेयरिंग स्ट्रेस के कारण फेल हो सकती है। तो उसके बेस पर हमको इसकी डिज़ाइन का एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले अभी हमारे पास स्मॉलेस्ट डायमीटर कौन सा है? डी है, राइट, जो कि क्या है? डायमीटर ऑफ रॉड। तो सर वाला सबसे पहले हमको डिज़ाइन किसकी करनी है? डिज़ाइन ऑफ रॉड। सो हम
इसकी बेसिक स्टेप्स अगर स्टेप बाय स्टेप अगर हम स्टार्ट से करें तो डिजाइन ऑफ रॉड से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर ऑफ रॉड, तो डायमीटर ऑफ रॉड की अगर हम बात करें तो डिजाइन जो सबसे पहले फेल होती है तो स्मॉलेस्ट डायमीटर डी के कारण फेल हो सकती है। तो लेट अस कंसीडर कि स्मॉल डी इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ रॉड। सो नाउ कंसीडरिंग द फेलियर ऑफ रॉड इन टेंशन, अब जो रॉड में फेलियर हो सकता है वो किसके कारण हो सकता है, टेंसाइल के कारण, टेंसाइल फोर्स के कारण, टेंसाइल स्ट्रेस के कारण हो सकता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कितना है, P इक्वल्स टू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। सो हमारे पास जो भी वैल्यू है, P की वैल्यू है, सिग्मा टी की वैल्यू है, सारी वैल्यू को यहाँ पर मेंशंस करोगे तो उसके बेस पर हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे। वो कितनी आई हमारी 27.6 mm, जो कि अप्रोक्सीमेट किसके इक्विवेलेंट हुई, डी इक्वल टू 28 mm। सो हमने पहली स्टेप्स को कंप्लीट किया, डायमीटर ऑफ रॉड जो कि क्या है, स्मॉल डी। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका डायमीटर ऑफ स्पिगॉट एंड थिकनेस ऑफ क्वार्टर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डायमीटर ऑफ स्पिगॉट। तो डायमीटर ऑफ स्पिगॉट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम D2, तो D2 होता है, लेट D2 इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ स्पिगॉट, और T होता है आपका थिकनेस ऑफ क्वार्टर, और इट मे बी टेकन एज T इक्वल टू D2/4। अब देखिए, अब ये जो वैल्यू होती है स्मॉल t इक्वल टू D2/4, ये जनरली हम इंपेरिकल रिलेशन से फाइंड करते हैं। इंपेरिकल रिलेशन मीन्स डिजाइन की जो डेटा बुक होती है उसमें कुछ रिलेशंस दे रखे जहाँ पर हम इसकी वैल्यू को डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब कुछ डेटा बुक्स में ये जो वैल्यू है वो t इक्वल टू 0.30 d होता है, d मीन्स डायमीटर ऑफ रॉड, ठीक है। अब जो हमारे पास जो डेटा बुक से हमने जो डायमेंशन लिया है वो कितना लिया है, स्मॉल t इक्वल्स टू 0.25 इंटू D2, क्योंकि t इक्वल टू D2/4 दैट मीन्स वी कैन राइट t इक्वल्स टू 0.25 इंटू D2, ठीक है। सो ये क्या है आपका एक एम्पेरिकल रिलेशन है। सो कंसीडरिंग द फेल्यूर ऑफ स्पिगॉट इन टेंशन, राइट। अब अगर स्पिगॉट में टेंशन के कारण जो फेल्यूर होता है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला जो कि हमने डिजाइन प्रोसीजर में अच्छे से पढ़े हैं, तो वो फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू π/4 D2 का स्क्वायर माइनस D2 इंटू टी एंड ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई सिग्मा टी। और सिग्मा टी मतलब किसके कारण फेल्योर हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस के कारण हो रहा है, ठीक है। सो P मीन्स कितना है 30 मल्टीप्लाई 10⁻3, राइट, π/4 एज इट इज और D2 एज इट इज माइनस D2 एज इट इज। अब T की वैल्यू हमने यहाँ पर इंपेरिकल रिलेशन से कितनी देखी है, T इक्वल टू 0.25 इंटू D2, राइट, या इसको D2/4 भी लिख सकते हैं, तो हमने इसको यहाँ पे मेंशन किया और मल्टीप्लाई सिग्मा टी की जगह हमने कितना लिख दिया 50। सो हमें D2 की वैल्यू कितनी मिल गई 33.4 mm, जो कि किसके इक्विवेलेंट हो गई 34 mm के इक्विवेलेंट हो गई। सो हम थिकनेस ऑफ क्वार्टर भी निकाल सकते हैं, तो थिकनेस ऑफ क्वार्टर कितना हो गया, जो कि अभी हमारे पास रिलेशन था इंपेरिकल रिलेशन 0.25 इंटू D2। सो हमने यहाँ पर t इक्वल्स टू 0.25 और D2 की वैल्यू जो अभी निकाली 34, तो उसके बेस पर जो वैल्यू आ गई 8.5 mm, जो कि किसके इक्विवेलेंट हुई 9 mm के इक्विवेलेंट। तो थिकनेस ऑफ क्वार्टर कितना हो गया 9 mm। अब हम ये तो अभी हमने किसके लिए चेक किया कि स्पिगॉट एंड में अगर टेंशन फेल्योर हो रहा है। अब हम एक कंडीशंस के लिए और चेक करेंगे कि क्रशिंग फेल्योर ऑफ स्पिगॉट एंड, ठीक है। अब उसके लिए भी चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू डिजाइन के लिए सेफ है या नहीं है, तो हम उसको आगे देखते हैं। नाउ चेक द इंड्यूस क्रशिंग स्ट्रेस। अब क्रशिंग स्ट्रेस की बात करें, अब स्पिगॉट में जब क्रशिंग स्ट्रेस के कारण जब फेल्योर होता है तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कितना है, P इक्वल्स टू D2 मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई सिग्मा CR। सो हमने P की जगह कितना रख दिया 30 मल्टीप्लाई 10⁻3, D2 की जगह रख दिया हमने 34 जो अभी हमने रिसेंटली में निकाला, T भी अभी रिसेंटली में निकाला, वो कितना 9। तो हम सिग्मा CR को चेक कर सकते हैं, सिग्मा CR मीन्स क्रशिंग स्ट्रेस को चेक करते हैं। तो क्रशिंग स्ट्रेस को कब हमने चेक किया तो यहाँ पर क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आई 98.03 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
बट हमारी जो अलाउएबल स्ट्रेस का जो डेटा था उसमें क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी थी, इससे कम है, ठीक है। सो सिंस दिस वैल्यू ऑफ क्रशिंग स्ट्रेस इज मोर देन द गिवन वैल्यू ऑफ सिग्मा सी आर, जो कि कितना था 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर था, ठीक है। सो द डायमेंशन ऑफ D2 एंड T इज नॉट सेफ फॉर आवर डिजाइन। तो ये जो डायमेंशन जो अभी हमने फाइंड किया D2 और T के लिए, ये डिजाइन के लिए क्या है, सेफ नहीं है। सो now let us find the value of D2 and T by substituting the value of sigma CR 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जो हमारी जो अलाउएबल स्ट्रेसेस की जो वैल्यू है 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर, हम जो पहले के क्वेश्चन जो अभी हमने जिस पे चेक किया था P इक्वल टू D2 मल्टीप्लाई T इंटू सिग्मा CR, उसके लिए यहाँ पर इन वैल्यू को सिग्मा CR को मेंशन करेंगे। तो P इक्वल टू D2 इंटू T मल्टीप्लाई सिग्मा CR। अब यहाँ पे हम देखते हैं P की वैल्यू तो हमारे पास है 30 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 इक्वल्स टू D2 एज इट इज, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता करना है। T की जगह हमने कितना लिख दिया D2 बाई 4, या यूँ भी लिख सकते हैं 0.25 मल्टीप्लाई D2। D2 क्या है, डायमीटर ऑफ स्पिगॉट, एंड 90 जो कि आपका सिग्मा CR, ठीक है। अब क्योंकि अभी हमने सिग्मा CR को कंसीडर किया क्योंकि ये अभी हमारा अलाउएबल स्ट्रेस है, तो हमने क्या देखा कि D2 की वैल्यू कितनी आ गई 36.5 mm, जो कि इक्विवेलेंट किसके मान लिया हमने, D2 इक्वल्स टू 40 mm, राइट। अब जब 40 mm D2 की वैल्यू आ गई, D2 मीन्स डायमीटर ऑफ स्पिगॉट, सो हम T की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.25 इंटू D2, तो जो कि ये वैल्यू मिली कितनी मिली हमें, T की वैल्यू मिली 10। अब ये जो दो वैल्यू है ये डिजाइन के लिए क्या रहेगी, सेफ रहेगी, ठीक है। सो अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। सो नेक्स्ट डायमेंशन हियर, आउटर डायमीटर ऑफ सॉकेट, जो कि क्या है आपका D1। अब हमें D1 की वैल्यू फाइंड करना है। नाउ लेट अस D1 इक्वल्स टू आउटर डायमीटर ऑफ सॉकेट। सो D1 जो होता है वो क्या होता है, आउटर डायमीटर ऑफ सॉकेट। सो कंसीडरिंग फेल्योर ऑफ सॉकेट अंडर टेंशन, अगर सॉकेट में टेंशन स्ट्रेस के कारण अगर फेल्योर होता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसका, वो क्या होता है, P इक्वल्स टू पाई बाई 4 D1 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर एंड माइनस D1 माइनस D2 इंटू स्मॉल t, एंड ब्रैकेट के बाद कितना लिखते हैं, मल्टीप्लाई सिग्मा t। सो सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करते हैं। P की जगह कितना रखा 30 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 पाई बाई 4 D1 एज इट इज, बिकॉज उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। D2 की वैल्यू अभी हमने निकाली 40 का स्क्वायर माइनस D1 एज इट इज माइनस 40 और मल्टीप्लाई T की जो वैल्यू कितनी होगी, थिकनेस ऑफ क्वार्टर जो कि 10, और सिग्मा T की जगह हमने कितना लिख दिया 50। सो आप देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू है D1 की वो इस इक्वेशंस के फॉर्म में आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। D1 का स्क्वायर माइनस 12.7 D1 माइनस 1854.6 और इक्वल्स टू 0। अब हम जानते हैं अगर हमें इस तरह की कोई इक्वेशंस मिलती है, तो हमने 11th-12th की क्लास में भी पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला था हमारे पास, अगर ये D की बजाय अगर कोई x वेरिएबल होता है तो वो फॉर्मूला क्या होता था, माइनस B प्लस माइनस रूट B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2m, राइट। सो उसी फॉर्मूले के बेस पर हमने D1 की वैल्यू को कंपेयर किया। D1 की 2 वैल्यू हो सकती है, प्लस में हो सकती है और माइनस में हो सकती है, तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करना है। अब देखिए हम D1 को कंपेयर कर रहे हैं, D1 इक्वल्स टू माइनस B, तो माइनस B मतलब यहाँ पर कितना है, B का कोफिशिएंट 12.7, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 12.7 प्लस माइनस B स्क्वायर मीन्स माइनस 12.7 का स्क्वायर, सो माइनस माइनस प्लस, और माइनस 4 इंटू ए मीन्स 1, और मल्टीप्लाई C मीन्स माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1854.6 और अपॉन 2a, 2 और a की कोफिशिएंट्स कितना है 1। तो देखिए आप इस इक्वेशन से हमें इस फॉर्म में मिल गया 12.7 प्लस माइनस 87.1 अपॉन 2। अब हमें क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करना है, नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 12.7 प्लस 87.1 अपॉन 2, तो हमें D1 की वैल्यू कितनी मिली 49.9 mm, जो कि किसके इक्विवेलेंट हुई 50 mm के इक्विवेलेंट। सो डायमीटर ऑफ सॉकेट की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। तो एक और डायमेंशन हमें मिल गया, डायमीटर ऑफ सॉकेट।
So next dimension is here, डायमेंशन ऑफ सॉकेट कॉलर. अब डायमेंशन ऑफ सॉकेट कॉलर की बात करें तो वो कितना होता है आपके पास, d4. नाउ लेट अस d4 इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर. सो कंसीडरिंग द फेल्योर ऑफ सॉकेट कॉलर इन क्रशिंग. अब देखिए, अब सॉकेट कॉलर वैसे तो दो स्ट्रेस के कारण फेल हो सकता है, एक शेयरिंग स्ट्रेस के कारण भी फेल हो सकता है और क्रशिंग स्ट्रेस के कारण भी फेल हो सकता है. तो अभी हमने कौन सा स्ट्रेस कंसीडर किया, क्योंकि हमको वैल्यू फाइंड करना है d4 की, तो हमने अभी ये कंसीडर किया क्रशिंग स्ट्रेस. तो क्रशिंग स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू d4 माइनस d2 मल्टीप्लाई T. T मीन्स थिकनेस ऑफ कॉटर एंड सिग्मा CR. सिग्मा CR मीन्स क्रशिंग स्ट्रेस. अब क्रशिंग स्ट्रेस में क्या होता है, जब भी कोई मेटल टू मेटल रबिंग होता है तो पाउडर फॉर्म में जनरेट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रशिंग स्ट्रेस. ठीक है, तो P की वैल्यू हमने कितना रखा है, 30.10⁻³ इक्वल्स टू d4 एज इट इज, बिकॉज इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, माइनस d2 की जगह कितना रखा 40. T की वैल्यू अभी हमने निकाली 10 और सिग्मा CR की जगह रखा 90. सो आप इस तरह d4 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की, 73.4 mm, जो कि इक्विवेलेंट किसके मान लिया हमने, 75 mm. तो इसी तरह हमने डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर की वैल्यू भी फाइंड कर ली है. ओके, सो नेक्स्ट डायमेंशन इज योर थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर, जो कि कितना होता है आपका स्मॉल x. सो लेट x इक्वल्स टू थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर. सो कंसिडरिंग द फेल्यूर ऑफ सॉकेट एंड इन शेयरिंग. अगर सॉकेट एंड में शेयरिंग के कारण फेल्योर होता है, अब शेयरिंग के कारण फेल्योर होगा तो स्वाभाविक है कि उसमें डबल शेयर होगा, राइट. सो उस बेस पर हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, P इक्वल्स टू 2 इंटू d4. d4 मीन्स डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर माइनस d2 डायमीटर ऑफ स्पिगॉट और इनटू x मीन्स थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर मल्टीप्लाई टाउ. टाउ मीन्स होता है आपका शेयरिंग स्ट्रेस. तो इसके बेस पर हम फॉर्मूला में वैल्यू को पुट अप करते हैं. P की जगह रखा 30 मल्टीप्लाई 10⁻³ 2 क्यों लिखा, क्योंकि डबल शेयर होता है. ठीक है, फिर d4 की जगह हमने लिख दिया 75 और d2 की जगह लिख दिया हमने 40 और x मल्टीप्लाई टाउ की जगह रखा 35. तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 12 mm, राइट. सो हमने इस तरह x का डायमेंशन भी फाइंड कर लिया. अब नेक्स्ट डायमेंशन है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द स्लॉट टू द एंड ऑफ द रॉड. जैसे कि हमने डिजाइन प्रोसीजर में देखा था कि जब स्पिगॉट और जो स्पिगॉट एंड और स्लॉट दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं k. तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड करना है. सो हमें पता है कि कंसिडरिंग फेल्योर ऑफ स्पिगॉट रॉड एंड इन शेयरिंग. अब इसमें शेयरिंग के कारण भी ये फेल हो सकता है, तो शेयरिंग के कारण फेल होगा तो डबल शेयर, तो डबल शेयर के लिए 2 आगे आ जाएगा. तो P का फॉर्मूला कितना हो गया, लोड इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ स्पिगॉट और मल्टीप्लाई ये हो गया आपका डिस्टेंस फ्रॉम एंड ऑफ द स्लॉट टू द एंड ऑफ द रॉड, जो कि हो गया k. तो इसके बेस पर हम अननोन वैल्यू क्या है हमारे पास k, तो सारी वैल्यू को मेंशन करके हम k की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. तो k की वैल्यू कितनी हो गई 10.7, जो कि अप्रोक्सीमेट किसके बराबर हो गई 11 mm. तो हमने एक डायमेंशन और फाइंड कर लिया, वो कितना था k इक्वल्स टू 11 mm. ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट डायमेंशन की ओर जाते हैं. ओके, सो डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कॉलर. अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कॉलर, तो स्पिगॉट कॉलर 2 स्ट्रेस के कारण मतलब 2 स्ट्रेस के कारण फेल हो सकता है. पहली स्ट्रेस कौन सी है, आपकी शेयरिंग स्ट्रेस भी हो सकती है और वो दूसरी स्ट्रेस हो सकती है आपकी क्रशिंग स्ट्रेस भी क्रशिंग स्ट्रेस के कारण भी ये फेल हो सकता है. तो लेट d3 इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कॉलर. सो कंसिडरिंग द फेल्योर ऑफ स्पिगॉट कॉलर इन क्रशिंग, अगर उसमें क्रश होगा तो भी ये फेल हो सकता है. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू π/4 d3 का स्क्वायर माइनस d2 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई सिग्मा CR. ठीक है, P की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी 30 मल्टीप्लाई 10⁻³ π/4 एज इट इज, d3 पावर 2 माइनस d2 की वैल्यू कितनी 40 और मल्टीप्लाई सिग्मा CR मीन्स 90. तो हमने उसी तरह d3 की वैल्यू भी फाइंड कर ली, वो कितनी आ गई हमारे पास 45. तो हमने डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कॉलर की वैल्यू भी फाइंड कर ली. नाउ नेक्स्ट डायमेंशन इज थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर. अब आप जानते हो कि
थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर। अब मैंने अभी बताया था कि स्पिगॉट कॉलर दो स्ट्रेस के कारण फेल हो सकता है, क्रशिंग स्ट्रेस के कारण फेल हो सकता है और शेयरिंग स्ट्रेस के कारण फेल हो सकता है। क्रशिंग अभी हमने देखा। अब दूसरा हमने कंसीडर क्या किया, कंसीडरिंग द फेल्योर ऑफ स्पिगॉट कॉलर इन शेयरिंग। अब शेयरिंग में जनरली किसके कारण, क्योंकि कॉलर की बात करें तो कॉलर का शेप कैसा है, सर्कुलर है, तो उसकी सर्कुम्फेरेंस के कारण उसमें शेयरिंग होगा। तो वो फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल्स टू पाई इंटू D2, D2 मीन्स डायमीटर ऑफ स्पिगॉट और T1 इट इज अ थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर। सो हमने सारी वैल्यू को यहाँ पे मेंशन किया और उसके बेस पर हमने T1 की वैल्यू फाइंड कर ली। वो कितनी है, 6.8, जो कि अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर हो गई, 8 mm। क्लियर। सो हमने थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर की डायमेंशंस को भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट डायमेंशन है द लेंथ ऑफ द क्वार्टर। लेंथ ऑफ द क्वार्टर जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल। और अब हमको पता है कि जब भी हम एम्पेरिकल रिलेशंस की बात करें तो एल इज टेकन एज एल इक्वल्स टू 4 इंटू डायमीटर ऑफ रॉड। जो एल की वैल्यू होती है वो डायमीटर ऑफ रॉड के 4 टाइम्स होती है। ठीक है, किसके थ्रू, फ्रॉम एम्पेरिकल रिलेशंस। तो एल इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 28, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 112 mm, राइट। तो एल की वैल्यू भी हमने फाइंड करी, तो इसी तरह हमारा डायमेंशन मिल गया, लेंथ ऑफ क्वार्टर। नाउ नेक्स्ट डायमेंशन, विड्थ ऑफ क्वार्टर। अब जो कि लास्ट डायमेंशन होता है, अगर हम देखो अभी हमने स्पिगॉट का भी देख लिया, सॉकेट का भी देख लिया, अब हम बात करते हैं क्वार्टर। तो क्वार्टर में जो फेलोर होता है, ठीक है, तो वो दो स्ट्रेस के कारण फेल हो सकता है। एक होता है आपका शेयरिंग के कारण फेल हो सकता है और बेंडिंग के कारण फेल हो सकता है। तो अभी हमारा जो मेन है, हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, स्मॉल बी की। अब नाउ लेट अस बी इक्वल्स टू विड्थ ऑफ क्वार्टर, राइट। सो कंसिडरिंग फेल्योर ऑफ द क्वार्टर इन शेयर, अगर उसमें शेयरिंग होगा, ठीक है, तो उसके कारण फेल होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, P इक्वल्स टू 2B इंटू टी मल्टीप्लाई टाउ। सो हमने P की वैल्यू यहाँ पे रखी 30 मल्टीप्लाई 10⁻3 2 इंटू बी आपके पास एज इट इज, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी हमको नहीं पता है। टी की वैल्यू हमारे पास है 10 और टाउ की वैल्यू है हमारे पास 35। तो उसी तरह हमने बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली, जो कि कितनी है 43 mm। तो ये हमने बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हमें ये देखना है क्या ये बी की वैल्यू आपके, अगर इस वैल्यू को अगर आप दूसरे तरीके से देखें, अब एक और हम स्ट्रेस को कंसीडर करें, क्योंकि अभी हमने शेयरिंग स्ट्रेस को कंसीडर किया। नाउ कंसीडरिंग क्वार्टर अंडर बेंडिंग स्ट्रेस, अगर क्वार्टर में बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो तब हम उसको चेक करते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है MB इक्वल्स टू P/2 ब्रैकेट D2/2, D2 मीन्स डायमीटर ऑफ स्पिगॉट प्लस D4 मीन्स डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर माइनस G2 डायमीटर ऑफ स्पिगॉट अपॉन 6। इस बेस पर हमने सारी वैल्यू मेंशंस की, उसके बेस पर हमने MB की वैल्यू निकाली। तो MB की वैल्यू कितनी हो गई 20, ये हो गई हमारे पास 2,37,450 न्यूटन mm, राइट। तो हमें मिल गई बेंडिंग स्ट्रेस, सॉरी बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, नाउ मॉडुलस ऑफ सेक्शन, जो कि क्या होता है आपका जेट। अब चूंकि ये जेट की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या है 1/6 मल्टीप्लाई टी इंटू बी स्क्वायर। सो जेट की वैल्यू कितनी है 1/6 इंटू टी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। सो जेड इक्वल्स टू 1/6 मल्टीप्लाई टी की जगह हमने कितना रखा 10 और बी की जगह हमने कितना रखा, जो अभी वैल्यू निकाली, कितनी निकाली थी 43। तो 43 को रख दिया, तो 43 स्क्वायर, तो जेट की वैल्यू कितनी मिली 3081 mm स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है MB मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट अपॉन मॉडुलस ऑफ सेक्शंस। तो हमने सिग्मा बी की वैल्यू फाइंड करी, तो सिग्मा बी की वैल्यू कितनी आ रही 77.06 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि हमारी अलाउएबल स्ट्रेस से क्या है ज़्यादा है। दैट मीन्स कि ये हमारी डिज़ाइन के लिए सेफ नहीं है। सिंस allowable bending stress is sigma b equals to 70 Newton per mm square. So sigma b calculated is greater than sigma b allowable. Hence quarter is not safe in bending. So now
सिग्मा बी इक्वल्स टू एम बी अपॉन जेट, राइट। सो सिग्मा बी जो कि हमारी सेफ डिजाइन, जिसको हमने क्या कंसिडर किया, 70 कंसीडर किया, क्योंकि 70 से अबाव थी ये वैल्यू, तो हमने उसको कंसिडर नहीं किया, तो हम 70 को लेते हैं। और एम बी की वैल्यू तो हमारे पास थी 23, 2,37,450, और अपॉन जेड की वैल्यू 1/6, और टी की वैल्यू कितनी होगी 10, और बी स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी हमको क्या रखना है, पेंडिंग रखना है, जो अभी हमारे पास क्या है, अननोन। तो उसी तरह हमने बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो बी की वैल्यू कितनी आई, 45.11, जो कि अप्रोक्सीमेट बी की वैल्यू कितनी होगी, 46 mm, राइट। तो लास्ट टाइम हमने जो वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी, 43, और ये वैल्यू कितनी है, 46। सो हम लार्जेस्ट वैल्यू को कंसीडर करेंगे, जो जिसके लिए हमारी डिज़ाइन सेफ है। तो इस तरह हमने क्वार्टर एंड सॉकेट एंड स्पीगॉट क्वार्टर जॉइंट के सारे डायमेंशंस की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब इन सारी वैल्यू को हम एक पर्टिकुलर डिज़ाइन में मेंशन कर देंगे, उसी के साथ हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं हम आगे। ओके, तो देखिए अब हमारे पास ये कंप्लीट डिज़ाइन है जिसको हमने ड्रॉ किया है। अब हमें सारे डायमेंशंस की वैल्यू है जो उसको हमने इस डिज़ाइन में मेंशंस करी। जैसे कि हमने सबसे पहले क्या निकाला था, डिज़ाइन ऑफ रॉड। तो डी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 28 mm। फिर स्पीगॉट की, डायमीटर ऑफ स्पीगॉट की वैल्यू कितनी निकाली थी, 40 mm, तो वो हमारे पास है। फिर डायमीटर ऑफ सॉकेट की वैल्यू कितनी निकाली, 50 mm, वो भी हमारे पास है। फिर बीट ऑफ क्वार्टर जो अभी कितनी निकाली, जो अभी रिसेंटली में निकाली, 45 mm। फिर के की वैल्यू मीन्स इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ द स्लॉट टू द एंड ऑफ द रॉड, जो कि अभी कितनी निकली, 11 mm। उसके बाद अगर हम स्मॉल एक्स की बात करें, थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर, तो उसकी वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, 12 mm, तो वो भी निकल गई। D3 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 45 mm। D3 मतलब डायमीटर ऑफ स्पीगॉट कॉलर। और T1 की वैल्यू थिकनेस ऑफ किसकी, स्पीगॉट कॉलर, तो वो वैल्यू भी निकाली थी हमने, ठीक है। उसको मैंने मेंशन नहीं किया, मैं उसको मेंशन कर देता हूँ। सो T1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 8 mm, ठीक है। तो T1 की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, 8 mm। और D4 की वैल्यू तो अभी हमारे पास थी, कितनी थी, 75 mm, जो कि था आपका डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर। तो उसी तरह हमने डिज़ाइन की सारे डायमेंशन जितने भी थे सबकी वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये हमारा कंप्लीट डिज़ाइन हो गया सॉकेट एंड स्पीगॉट क्वार्टर जॉइंट का, और इसी के साथ हमारा ये प्रॉब्लम खत्म होता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।